ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन्स और प्रिकॉशंस की मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। आज मॉर्निंग से हम लोगों ने जो न्यूज़ देखी है मंकी पॉक्स को लेकर के, वो थोड़ी सी चिंता वाली चीज़ें हैं। जैसे कि एक बात तो हमने देखा कि भाई अचानक से केरल में 3 केसेस हमें देखने को मिले जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी साउथ अफ्रीका की किसी कंट्री की, और फिर एक दिल्ली में भी हमें केस मिला, लेकिन इस दिल्ली वाले केस की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस क्या है, इसकी वैक्सीन्स क्या अवेलेबल है हमारे पास, और इसकी हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, सिम्टम्स वगैरह भी। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में जो इसकी नीड ये है कि कल रात ही WHO ने डिक्लेयर किया है इसको कि मंकी पॉक्स आउटब्रेक जो है ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। जनरली WHO किसी भी चीज़ को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जब डिक्लेयर करेगा जब हम रिस्क के बैरियर्स पार कर चुके होंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम लोग आज समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये वायरस की नेचर कैसी है, ट्रांसमिशन कैसे होता है इस वायरस का, साथ में सिम्टम्स क्या है, आज की डेट में पर्टिकुलर करंट स्टेटस क्या है इसके इन्फेक्शन का, सिम्टम्स, प्रिकॉशंस और वैक्सीन्स। तो देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये कोविड-19 की तरह कोई नया लेबोरेटरी में क्रिएट किया हुआ वायरस नहीं है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कोविड के वायरस में 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो वो आरएनए का वायरस था और इस वायरस के बारे में हम पहले से बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। 1958 में डेनमार्क में कुछ साइंटिस्ट लोग अपने मंकीज़ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया इन सिम्टम्स को, और वहीं पर उन्होंने इस वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठी की। नो डाउट डेनमार्क ओरिजिन पॉइंट तो नहीं रहा होगा इसका, लेकिन ये मंकी भी तो कहीं से आए होंगे ना। जनरली जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, जो जनरली टिपिकल वाइल्ड होते हैं, फार्म नहीं होते, ये हमें अफ्रीका से ही वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये मंकी भी अफ्रीका से ही आए होंगे, जो 1958 में डिस्कवर किया गया था वायरस। जहाँ से जो पहला ह्यूमन केस है वो 1970 में रिपोर्ट हुआ था, डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये अफ्रीका के बीच का एक पार्ट है, और ये देश भी कुछ ऐसा नहीं है कि बीमारियों के मामले में नया है। हम लोग ये जानते हैं कि अफ्रीका में जो जंगली जानवर हैं और जो इंसान हैं उनके बीच में बहुत बार मिलाप होता है। देखिए, आप जानते हैं कि अफ्रीका में ज़्यादातर लोग जो हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो वाइल्ड लाइफ के टच में रहते हैं, जैसे कि उनके फूड में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ एनिमल से ह्यूमन को डिजीज ट्रांसफ़र करना सबसे आसान काम है अफ्रीका के अंदर, और इसलिए आप पाओगे कि ज़्यादातर वायरल डिजीज जिनको हम जानते हैं उनका ओरिजिन अफ्रीका में ही हमें देखने को मिलता है। तो 1970 में पहला हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ये केसेस आए थे। अगर इस वायरस की बात करें तो वायरस जो है वारियोला फैमिली का है, और ये वही फैमिली है वायरस की जिसमें स्मॉल पॉक्स भी आता है। तो मैं जो बोल रहा था ना कि हमें जो कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां हम कहें कि हम कम चिंता करेंगे, उसमें एक बात ये भी है, ये कह लीजिए कि इस वायरस की शक्ल सूरत काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स के वायरस जैसी है। तो वैक्सीनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सिमिलर टाइप के वायरस पर वैक्सीन काम कर सकती हैं, तो वहाँ पर यह स्ट्रेटजी काम आ जाएगी। ये चिकन पॉक्स से इसका कोई संबंध नहीं है। तो कल कहीं आप न्यूज़ सुनना शुरू कर दें कि चिकन पॉक्स और ये एक साथ चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। तो जो कोविड में जो दूसरी समस्या थी कि कोविड में RNA वायरस होने की वजह से हम लगातार हर महीने उसके अंदर बदलाव देख रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं है। और ये एक एनवेलप्ड वायरस है, ये कोविड के साथ सिमिलरिटी है इसकी। अब रही बात ट्रांसमिशन की, तो जब कभी किसी को इसका इन्फेक्शन होता है तो उसके सिम्टम, मतलब वायरस बॉडी में आने के बाद सिम्टम कब दिखेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। आमतौर पे 5 से लेकर के 21 दिन तक लग जाते हैं सिम्टम्स को अपीयर होने में। ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे फैलता है, तो एक तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और इसीलिए इसे वायरस ऑफ कंसर्न हम लोग मानेंगे। देखिए, जो भी वायरस हवा के थ्रू फैल सकते हों उनका स्प्रेड रेट काफ़ी फास्ट होता है, मतलब बहुत तेज़ी से डेंस पॉपुलेशन में 1 से 2, 2 से 4 वो बढ़ सकते हैं। तो ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। क्लोज या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन लेशंस, यहाँ जो पेशेंट है उस पेशेंट की स्किन में हम देखेंगे कई तरह के रैशेस बन जाते हैं, या फिर कुछ खास तरह के पिप्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं पस वाले,
और अगर उनके लिक्विड के भी टच में आ गए तब भी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये इन्फेक्शन कर देगा। और साथ में जो कंटेमिनेटेड मटेरियल है, जैसे जो बीमार हुआ उसके कपड़े, चादर या उसकी पट्टियाँ, अगर उनके टच में आए तो वहाँ से भी वायरस के मिलने के चांसेस हैं। अगर कहीं भी स्किन में कहीं रैश आ रखा है आपके, तो आराम से वायरस वहाँ से एंटर कर सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी फैलने वाली बीमारी है ये जो इन्फेक्टेड लिक्विड्स होते हैं उनके थ्रू भी फैलने वाली बीमारी है। यहाँ तक कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, उसकी झूठी चम्मच से हम खाना खाना शुरू कर दें तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि वायरस हमारे अंदर भी आ जाए। आमतौर पे इस वायरस के सिम्टम आने के बाद और सिम्टम रिजॉल्व होने के बीच में 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। मतलब ये वायरस ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक शरीर में रहेगा, तेजी से इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, सिम्टम्स दिखाई देंगे और 1 से 2 वीक के अंदर वो सिम्टम रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये सिम्टम्स थोड़े सीरियस भी हो सकते हैं। आमतौर पर जो इनका नेचुरल रिजर्वोयर है, फिलहाल तो देखिए हम जिसको हम कंसर्न कर रहे हैं वो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, लेकिन प्रकृति में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये वायरस रह सकते हैं बिना उन एनिमल्स को इफेक्ट करे हुए। तो ऐसे ही अगर मैं नेचुरल रिजर्वोयर्स की बात करूं तो ढंग से तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा मानना है कि रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मंकी, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ये वायरस रह सकता है और फिर ये वायरस दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सकता है। अभी फिलहाल जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का। इस वायरस को डिटेक्शन के लिए काफ़ी मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये वायरस हम लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो अलाइजा मेथड्स भी हैं जो कि सीरोलॉजिकल मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग ब्लड से सीरम के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर काफ़ी रिलायबल टेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डिटेक्शन करते हैं। आज की तारीख में 24 जुलाई 2022 करंट स्टेटस इस वायरस का क्या है? देखिए, आउटब्रेक कंफर्म किया गया था वर्ल्ड में मई 2022 को, अभी कुछ महीने पहले की बात है। हम लोग जुलाई में, मतलब 2 महीने पहले की बात है। इस 2 महीने के अंदर ये 77 कंट्रीज में फैल चुका है, जिसमें भारत भी इन्वॉल्व हो गया। अभी तक कुल मिलाकर के वर्ल्ड में 17,000 केसेस देखने को मिले हैं विद 6 डेथ। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इमीडिएटली जैसे ही इन्होंने डिटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया, देखिए हमारे यहाँ मंकी पॉक्स को डिटेक्शन के लिए कोई प्रोग्राम चालू नहीं था। 2022 मई में जब ये बात आई कि ये फैल रहा है मल्टीपल कंट्रीज में, तब भी हम लोगों ने बहुत जगह पर कोई डिटेक्शन प्रोग्राम्स नहीं चलाए। तो अभी जो ये कंसर्न का पॉइंट है, ये 3 केसेस केरला के हमें इसलिए मिले क्योंकि हमने डिटेक्शन करना शुरू किया सस्पेक्टेड पेशेंट्स का। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में तो अभी भी काम नहीं चल रहा। वहाँ तो एक पेशेंट था जिसको सिम्टम दिखाई दिए, वो हॉस्पिटल पहुँचा और फिर उसी की रिक्वेस्ट पर और डॉक्टरों की समझ पर इसके सैंपल को मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहाँ कंफर्म मिला। और ये जो दिल्ली वाला केस है, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो डाउट ये हो रहा है इस टाइम कि इसका मतलब ये है कि भारत में ऑलरेडी ये वायरस स्प्रेड कर चुका है कई जगह पर, लेकिन क्योंकि हम लोग डिटेक्शन ही नहीं कर रहे इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ रहा। तो अभी जो मेरा मेन मोटिव है वो ये कि हम लोग जागरूक बने कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख करके हम डाउट कर सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स है और फिर हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, पहली बात देखिए, डेथ रेट इसका 1 to 10% है, यानी कि 100 लोगों में से 1 से लेकर 10 लोगों तक की जान जा सकती है इस वायरस के इन्फेक्शन के होने के बाद। तो कोविड के मुकाबले इसका डेथ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब सिम्टम्स में एक तो बुखार, हेडेक, मसल एक, बैक एक, स्वेलन लिम्फ नोड्स, चिल्स और थकान। अब अगर नोटिस कीजिए तो ज़्यादातर जो बुखार होते हैं उनमें यही होता है। आजकल डेंगू भी चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है, चिकनगुनिया भी चल रहा है, सब में फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक एक, स्वेलन लिम्फ नोड, चिल्स, एक्सॉशन, ये सब हमें कॉमनली देखने को मिलता है। तो अगर किसी को आपको बुखार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मंकी पॉक्स हो गया होगा। अब मंकी पॉक्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और फीचर है, यहाँ पर शरीर के ऊपर रैशेस निकल करके आते हैं जो कि पिंपल्स की तरह दिखाई देते हैं, या ब्लिस्टर्स, जिन्हें हम लोग हिंदी में फोड़े बोलते हैं, दैट अपीयर्स ऑन द फेस, इनसाइड द माउथ एंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हैंड्स, फीट, चेस्ट, जेनिटल्स, एनस। अब क्योंकि जेनिटल्स और एनस में भी होता है तो शुरुआत में कई बार जहाँ पे जानकारी अवेलेबल नहीं है तो लोगों ने इसको एसटीडी की तरह भी काउंट कर लिया।
और कई बार इग्नोर भी किया, मतलब इससे हम कंफ्यूज कर जाते हैं किसी और डिजीज के साथ सिम्टम देख करके। तो यहाँ मंकी पॉक्स के जो क्लियर कट सिम्टम है, ये आप जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट होगा उसके शरीर पर पिंपल्स निकल सकते हैं, ब्लिस्टर्स, फोड़े फुंसियाँ जो होते हैं, और ये काफ़ी दर्द वाली होती हैं। तो ये एक फीचर है जो इसे बाकी तरह के बुखार से अलग करेगा। तो अगर हम कहें कि किसी के शरीर पर हमें दाने देखने को मिल रहे हैं, अब ये दानों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो ये पिंपल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, मटर के दाने या उससे छोटे होंगे। तो शुरुआत में जस्ट लिक्विड भरा हुआ आपको कुछ स्किन ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आज के बरसात के मौसम में जैसे फुंसियाँ निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, सिर्फ उस टाइप से। इसमें वाइट थोड़ा सा पस भी मिल सकता है देखने के लिए, और जब वो बाद में सूखना शुरू होगा तो वहाँ निशान पड़ेगा। ये इनकी पहचान है। आमतौर पे निकलने से लेकर रिजर्व होने के बीच में 1 वीक से लेकर के 2 वीक तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग पेशेंट टू पेशेंट। इनका साइज वेरिएबल है, हो सकता है ये छोटे साइज के हैं या फिर हो सकता है बड़े साइज के हों। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये अफ्रीकन स्टडीज के फोटोग्राफ है, जहां पर मतलब अफ्रीका में 1970s के बाद से कई बार बीच बीच में स्पोरेडिक आउटब्रेक्स हुए हैं जो लोकलाइज्ड है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये पूरी दुनिया के हिसाब से है। तो अब एक बात और क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि ये अभी मानसून सीजन चल रहा है पूरे भारत में, तो मानसून सीजन में कई तरह के जहरीले कीड़े भी आते हैं, और ये जहरीले कीड़े जब कभी बॉडी के ऊपर चलते हैं तो वहाँ से भी इसी तरह के कुछ रैशेस निकल करके आते हैं। तो वहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं करना। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो इसके ज़्यादा क्लियर सिम्टम्स हैं वहाँ पर हम पाएंगे कि फीवर के साथ में इस तरह के निशान और बॉडी के तमाम हिस्सों में ज़्यादातर बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो पेशेंट है इसको मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है। अब अगर ऐसा होता है और आप किसी को ऐसे को देख पाते हो तो आपको क्या करना है? आप अवॉइड करेंगे क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव द रैश दैट लुक लाइक मंकी पॉक्स। डू नॉट टच द रैश और स्क्रैप्स ऑफ अ पर्सन विद मंकी पॉक्स। आप कभी हाथ से टच नहीं करेंगे, किस नहीं करेंगे, हग नहीं, कडल नहीं, नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिसके पास मंकी पॉक्स हो, क्योंकि इन सब तरीके से फैलने के चांस रहते हैं। डू नॉट शेयर ईटिंग यूटेंसिल्स और कप्स विद अ पर्सन विद मंकी पॉक्स। डू नॉट हैंडल और टच द बेडिंग, टॉवल्स एंड क्लॉथिंग ऑफ द पर्सन विद मंकी पॉक्स। अगर कभी ये काम करना पड़ जाए कि कोई जानने वाला बीमार पड़ गया है और हमें उसकी देखभाल भी करनी है, तो हमें पूरी वो प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी जो हमने कोविड-19 में ली थी। मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, और हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने टच की है और जो इन्फेक्टेड पेशेंट के टच में भी थी वो हमारे शरीर को टच ना करे। हमें अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एनवेलप वायरस है, और एनवेलप वायरस को वॉश आउट करने के लिए सोप विद वाटर ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर इमीडिएटली वो अवेलेबल नहीं होगा तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स भी काम करेंगे। इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, अगर कोई सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में है आपका जानने वाला या किसी की ट्रिप है वहाँ पर, तो वहाँ किसी भी तरह के जानवर जिनमें स्प्रेड ये मंकी पॉक्स वायरस ऑलरेडी फैल रहा हो, हमें उनसे बचना है। इंडिया अब क्योंकि भारत में भी आ चुका है वायरस, तो हमें यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी एनिमल के पास हमें इस तरह के निशान देखने को मिल रहे हैं, सिम्टम्स लगभग मोर और लेस सेम है, खासतौर से ये पिंपल्स जो हैं ये इसकी पहचान है, तो अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप उस एनिमल से बचेंगे। अगर हमें ही सिम्टम दिखना शुरू हो जाए तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने आप को आइसोलेट करना होगा अपने घर पर। इफ यू हैव एन एक्टिव रैश और अदर सिम्टम्स, स्टे इन अ सेपरेट रूम और एरिया अवे फ्रॉम द पीपल और पेट्स यू लिव विद व्हेन पॉसिबल। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम में से किसी को इन्फेक्शन होता है तो हमें अपने आप को आइसोलेट करना होगा जब तक कि सिम्टम्स रिजॉल्व ना हो जाएं, जो कि आमतौर पे 1 वीक से लेकर के 2 वीक के बीच में लगते हैं। अब रही बात वैक्सीन की, तुम्हें याद है ना जब कोविड-19 आया था तो हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, और इसलिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। अभी क्या है कि इस वायरस के लिए ऑलरेडी हम लोग के पास वैक्सीन अवेलेबल हैं। FDA अप्रूव्ड कम से कम 2 वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये वैक्सीन अटेन्यूएटेड वायरस बेस्ड है, जिसमें मंकी पॉक्स के वायरस को लिया गया है और उसे अटेन्यूएट कर दिया गया है। मतलब ये वायरस रेप्लिकेट तो करेगा, जिंदा है, लेकिन बीमारी नहीं कर सकता, या कह लीजिए कि रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये लाइव वायरस की तरह इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा
उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट करने में। और दूसरा जो वैक्सीन है वो वैक्सीनिया वायरस बेस्ड है। नोटिस कीजिए तो जो स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रखे हैं वो भी वैक्सीनिया बेस्ड है, और इसीलिए अभी तक डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काम कर रही थी पॉसिबली वो वैक्सीन यहाँ भी काम करेंगी। तो इसका डाटा आने में भी टाइम लगेगा, बट फिलहाल के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम घबराने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है, टाइम है कॉशियस होने का। आप गवर्नमेंट का वेट क्यों करेंगे? गवर्नमेंट जब बोलेगी कि नाउ द स्टेट इज फॉर पैनिक, तब हम पैनिक करेंगे? देखिए एक सिंपल सी बात है, आप किसी को भी टेस्ट मत कीजिए। तो भारत मंकी पॉक्स वायरस फ्री है, चाहे कितने भी पेशेंट हो, लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली टेस्ट करना शुरू करेंगे तो नंबर भी बढ़ेंगे। और यकीन मानिए इस टाइम जो हमें ये दो आज जो दिखाई दिए केरल और दिल्ली से केसेस, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी भारत में लगभग सभी स्टेट्स के अंदर हमें ये वायरस का इन्फेक्शन होते हुए देखेंगे हम लोग, या चल रहा है ऑलरेडी। माइल्ड लेवल पर चल रहा होगा जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे, % टू % सिम्टम्स वेरी करते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्टिंग बढ़ेगी तो नंबर दिखने शुरू होंगे। उस टाइम आप पैनिक नहीं करोगे, आप ऑलरेडी सिस्टम के अंदर जी रहे हो। अभी फिलहाल ये है कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप प्रिकॉशंस लेंगे, आप ये मानकर चलेंगे कि सस्पेक्ट लोग आसपास आपके हैं, अपने हाथों का ध्यान रखेंगे, वॉश करेंगे, मास्क लगाएंगे, और अगर कहीं पर आपको सस्पेक्टेड लग रहा है तो ग्लव्स पहन करके ही चीज़ों को आप टच करेंगे। सेशन ओपन है आपकी क्वेरीज के लिए, जो आप सवाल पूछना चाहें। हेलो सर। सर मैं एक फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ आपके सिमिलर। मेरे कुछ ही महीने पहले मैं मेरे अंकल का फ़ोटो खींचा था, बहुत सिमिलर सिम्टम दिखा रहा था, वो अभी ठीक भी हो गए। ओके ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। वक्त तो ऐसे रहा, वो ठीक भी हो गए थे। ये इनके केवल हाथ में या कहीं और भी थे? हाथ से छाती तक गया था। हाँ ओके, तो हो सकता है पॉसिबल वो, अब जैसा हम बोल रहे हैं कि जो वायरस की खुद की लाइफ साइकिल है ये 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर है अपने आप चीज़ें रिजॉल्व हो जाने के लिए। तो पैनिक करने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि हम लोग ध्यान रखें अपना, और उसके बाद अगर किसी को इन्फेक्शन होता भी है तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है कि भाई कहीं पर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए उस घाव से, जो वहाँ घाव क्रिएट हो जाए। अप्रैल 17 में खींचा था मैं। हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है। और कोई क्वेरी किसी की? सर ये आप बोले थे डेथ रेट इसका ज़्यादा है कोविड से। हाँ, कोविड का जो डेथ रेट है वो पॉइंट में, डेसिमल में, लेकिन इसका डेथ रेट जो है 1 to 10 है। और इसमें डेथ में भी खास तौर से जो सस्पेक्टेड लोग हैं वो हैं बच्चे, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, या ऐसे लोग जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी है, मतलब कोई और गंभीर बीमारी साथ में है। कुल मिला के एक सिंपल सी बात है कि जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं, या फिर जो क्रॉनिक इलनेस के शिकार हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह जो होता है, तो इन लोगों को खतरा है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगेन डेथ रेट हमेशा इस बात पर डिपेंड रखता है कि सही टाइम पर दवाइयाँ मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ। तो इसलिए हमें जैसे सिम्टम्स मिलते हैं डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कोरोना वैक्सीन से कुछ मदद मिल सकता है सर इसमें? नहीं, प्रिकॉशन कोरोना का जो वायरस था और जो ये वायरस है दोनों अलग हैं। कोरोना का वायरस RNA वायरस था, इसका वायरस जो है DNA वायरस है। तो कोरोना की वैक्सीन से तो नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो हमने कई तरह के वैक्सीनेशन कराते हैं। तो ऐसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में हमारे पास स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन हमने बनाई हैं। तो वो वैक्सीन शायद यहाँ काम कर जाए, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का वायरस और ये वाला वायरस एक फैमिली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या इसका स्प्रेडिंग रेट कोविड के जितना ही है? नहीं, कोविड से कम है। अभी जैसे हम लोगों ने जो लास्ट 1 महीने का डाटा देखा है, लास्ट 1 महीने में 77% केसेस इंक्रीज हुए हैं।
जबकि कोविड में जो ये परसेंटेज की बात थी तो वहाँ पे 100% केसेस तकरीबन 8 दिन में बढ़ रहे थे अपने प्राइम टाइम में। तो यहाँ ये बड़ी ड्रॉपलेट्स के साथ फैलता है, जबकि कोरोना का वायरस जो था वो बड़ी और छोटी ड्रॉपलेट्स दोनों में फैलता है। तो शायद यहाँ हम लोग उतना तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ते हुए ना देखें, लेकिन जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होंगी वहाँ हो सकता है हम तेज़ी से इन्फेक्शन को बढ़ते हुए देखें, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया होते हैं, या फिर जहाँ लोग किसी जैसे ऑफिस होते हैं ना मल्टी नेशनल कंपनीज़ के, जहाँ पर लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं ओपन फ्लोर के नीचे। तो जहाँ कहीं भी पॉपुलेशन ज़्यादा है डेंसिटी, चाहे वो ऑफिस एरियाज़ हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों, तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज ओवरऑल इसका स्प्रेड रेट कोरोना से स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम लोग मिलकर के जो भी पॉसिबल आपकी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अफवाहों से बचना होगा। देखिए, जब भी कभी कोई बीमारी आती है तो व्हाट्सएप पे भी तमाम तरह के मैसेज चलने शुरू हो जाते हैं और हम लोग बिना सोचे, बिना ये जाने कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं, हम लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अभी जो हमने आज प्रेजेंटेशन में जो भी हमने डाटा यूज़ किया है, ये CDC USA जो सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल है, जैसे WHO है पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसे USA के लिए CDC और काफ़ी अच्छी संस्था मानी जाती है वो। इंडीड वो जो पैरामीटर डिसाइड करते हैं उस पर वर्ल्ड काम करता है। और इसके अलावा जो रिसेंट पब्लिकेशंस हैं वहाँ से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह की कुछ अजीब सी कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई दे हमें, तो हमें उस पर एकदम से बिलीव नहीं करना, एक्ट नहीं करना, पैनिक क्रिएट नहीं करना। हमें बहुत शांति के साथ में चीज़ों से देखना है कि उनको हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हम लोग मच बेटर कंडीशन में एज़ कम्पेयर टू कोविड-19 के, हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो अब ये वैक्सीन्स बड़ी क्वांटिटी में मिलें, बस एक ये बात है। तो जितना टाइम अभी चल रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि लोग काम कर रहे होंगे उसके ऊपर। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट, बस अपनी प्रिकॉशंस हमें लेनी है। ठीक है, अगर कोई भी आपके मन में और क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।